जहां इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूब हुआ था विरोध, मगर रफी साहब के इस गीत ने सब कुछ पलट के रख दिया था। बहुत लोगों ने कहा अबे इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को क्यों लो रहे हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म का संगीत दे ही नहीं सकते। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म के अंदर आए तो साहब इतिहास बन गया। क्या था पूरा किस्सा, कौन सी ये फिल्म थी, कौन सा रफी साहब का वो गीत था जिसने सब पलट के रख दिया था, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहेगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुभाष घई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुभाष घई के लिए लक्की रहे हैं। सुभाष घई का जो बड़ा बैनर बना, सही कहें तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के कारण ही बना। इसलिए सुभाष घई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बहुत मानते भी थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सुभाष घई का जो पहला कोलैबोरेशन बना था, जी हाँ दोस्तों, वो फिल्म थी गौतम गोविंदा। पहली फिल्म डायरेक्ट की थी सुभाष घई ने, कालीचरण, जिसमें उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर दिया था कल्याण जी आनंद जी को। दूसरी उनकी फिल्म थी विश्वनाथ, उसमें भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत नहीं था। लेकिन जब गौतम गोविंदा वो डायरेक्ट कर रहे थे सुभाष घई, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन टीम से कहा कि आप इसके लिए संगीतकार मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दो। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने गौतम गोविंदा के लिए गाना बनाया, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, वहां से तो मुरीद हो गए सुभाष घई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। उन्होंने सोच लिया आगे जो भी वो फिल्म बनाएंगे उसमें संगीत सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल देंगे। हुआ भी ऐसा। अगली फिल्म उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। जी हाँ, बाद में ये फिल्म म्यूजिकल हिट हुई थी। और इस फिल्म की जो कहानी थी वो कहानी एक पॉप स्टार की थी, पॉप सिंगर की थी। तो सुभाष घई ने जब ये फिल्म प्लान की, इसके संगीत की बात उनके दिमाग में आई, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेने का फैसला किया। मगर इस फैसले के विरोध में सब थे, जितने भी सुभाष घई के जानने वाले थे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो। हालांकि इस फिल्म को मुक्ता आरटी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसके डिस्ट्रीब्यूटर सुभाष घई थे। मगर जो उसके साथी थे जितने भी, वो सुभाष घई को कह रहे थे यार एक पॉप स्टार की कहानी है, इसमें क्यों तुम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले रहे हो। बिल्कुल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म का संगीत दे नहीं सकते, इसमें आप आर डी बर्मन को लो। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था आर डी बर्मन वेस्टर्नाइज, ये सब रिदम फीदम गिटार, ये सब उनकी सोच में बसा था, ये सब आर डी बर्मन ही कर सकते हैं। कहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऐसा संगीत देंगे यार, वो तो देसी वैसी काम करते हैं, ढोलक वोलक वाला काम करते हैं, उनके जितने भी गीत होते हैं वो सब ढोलकियों पे होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का सोचना था। तो सुभाष घई भी एक बार सकते में आ गए। मगर उनको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर भरोसा था। उनको लगता था नहीं यार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मगर संदेह तो संदेह होता है, जब एक तरफ सबके सब कह रहे हैं नहीं यार इसमें आर डी बर्मन लो, ये पॉप स्टार की कहानी है, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत नहीं दे सकते, उनकी देसी सोच है, तो कहीं ना कहीं संदेह सुभाष घई के मन में भी था। खैर साहब, जब सुभाष घई गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सबसे पहले अपनी दुविधा बताई कि उनको कैसा म्यूजिक चाहिए, और दुविधा उन्होंने बता दी है पॉप स्टार की कहानी और कैसा संगीत आपको देना चाहिए। खैर साहब, लक्ष्मीकांत जी ने कहा सुभाष घई से आप एक काम करो, कहानी सुनाओ। तो जैसी सुभाष घई ने कहानी सुनाई लक्ष्मीकांत जी को, तो लक्ष्मीकांत जी के दिमाग में पूरा खाका बैठ गया। कहते हैं लक्ष्मीकांत जी के ऊपर वाले का बड़ा हाथ था, माँ सरस्वती का बड़ा हाथ था। वो जिस भी प्रोजेक्ट को पकड़ लेते थे उस दौर में, जिस भी सिचुएशन को, जैसी भी कहानी को पकड़ लेते थे, वैसे गीत वो बना देते थे। लक्ष्मीकांत जी के दिमाग में आ गया उनको करना क्या है। जी हाँ, सुभाष घई ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा, जो इसका एक गीत था जिसको रफ़ी साहब ने गाया था, दर्दे दिल दर्दे जिगर, जो गजल नुमा गीत था, गजल टाइप गीत था, सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसी को वेस्टर्नाइज किया, जो किसी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता था। मतलब कहाँ यार दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, तो गजल है साहब, इसको वेस्टर्नाइज करना किसी की हिम्मत कहाँ होती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सबसे पहले इसी गीत को वेस्टर्नाइज किया, सबको चौंका दिया। कहते हैं जब रफ़ी साहब इसको रिकॉर्ड करने आए थे, ये भी मैं आर्टिकल्स देख रहा था, तो रफ़ी साहब ने भी सोचा यार सॉफ्टनेस चाहिए इस गीत के अंदर। रफ़ी साहब ने भी ताम झाम देखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, उन्होंने भी सोचा यार ये वेस्टर्नाइज की तरह रिकॉर्ड करेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने समझाया रफ़ी साहब को कैसे इस गीत को रिकॉर्ड करना है। खैर साहब, जब रफ़ी साहब की वॉइस मिक्स हुई इस गीत के साथ, और जो ऑर्केस्ट्रा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वो मिक्स हुआ, उनका दिमाग मिक्स हुआ, तो ये गाना नायाब गाना बना रफ़ी साहब का। और रफ़ी साहब के जितने भी गाने, उन सॉन्ग्स में जितने भी टॉप मोस्ट सॉन्ग्स हैं, उनमें से एक सॉन्ग ये भी है। क्या ये फिल्म तो आप जानते होंगे, सुभाष घई की फिल्म थी
कर्ज, जो 1980 में आई थी। कर्ज के जितने भी गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाए, एक से एक नया सुपर डुपर हिट गाने। बहुत से लोग ना जाने अब कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ से लिया था वहाँ से लिया था, लेकिन जो भी हुआ साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जिस तरीके से इस फिल्म के गीत बनाए वो अपने आप में नायाब गीत थे। साबित कर दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो हर तरीके का काम कर सकते हैं। हर बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने खैर खुद को साबित किया, इसमें भी साबित किया। सुभाष घई भी स्तब्ध थे और इस फिल्म के लिए, कर्ज के लिए जितने भी विरोध कर रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, उनकी जुबान बंद हो गई। सुभाष घई को भी लगा हाँ, जो उनका फैसला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेकर के वो बिल्कुल सही था। और इस तरीके से फिर सुभाष घई बड़े डायरेक्टर बन के उभरे कर्ज के बाद। उसके बाद तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुभाष घई के लिए हर फिल्म के लिए जो भी संगीत दिया, सुपर डुपर हिट साहब। जी हाँ दोस्तों, ये कर्ज का किस्सा था। कर्ज में सबने सलाह दी थी सुभाष घई को, आर डी बर्मन को लो। सुभाष घई को तो विश्वास था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऊपर और उन्होंने सुभाष घई के विश्वास को नहीं तोड़ा। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मैं इसको दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।